नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मगध साम्राज्य का उदय। जी हाँ, मगध साम्राज्य का उदय किस तरीके से होता है ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मैंने पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी उनके अंदर जिक्र किया था कि भाई जनपद होते फिर क्या बनते हैं, महाजनपद। जी हाँ, महाजनपदों के बारे में मैंने बताया था कि भारत के अंदर उस दौरान प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जैसे आज स्टेट थे, उस समय क्या थे, महाजनपद थे। जी हाँ, क्या बोला, महाजनपद थे। और जो 18 महाजनपद थे उनके अंदर मैंने सबसे शक्तिशाली किस महाजनपद को बताया था, तो कौन सा था, मगध जो महाजनपद था। जी हाँ, मगध के बारे में मैंने जिक्र किया था। और जब मगध के बारे में मैंने जिक्र करा था तो मैंने ये भी बताया था कि जो जितने भी 18 महाजनपद थे उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, वो था मगध महाजनपद। क्यों था, इसका कारण भी बताया, क्योंकि दो नदियों के बीच में महाजनपद पड़ता था और यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपद बताया गया है, क्योंकि इनकी जो जलवायु थी वो भी अच्छी थी, कृषि के संसाधन भी अच्छे थे, दो नदियों के बीच में था, भारी आक्रमण जल्दी सी हो नहीं पाता था। तो आइए बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध राज्य का किस तरीके से उदय होता है, और ये बताया जाता है इतिहास में कि ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो मगध साम्राज्य में ही मिला लिए गए, और इस तरीके से एक नए भारत का क्या होता है, उदय होता है। देखिए, मगध में सबसे जो प्राचीन वंश के जो संस्थापक बताए गए हैं वो बृहद्रथ बताए गए हैं, जो कि जरासंध। जी हाँ, बृहद्रथ के ही पुत्र कौन होते, जरासंध बताए गए हैं, जो कि ध्यान रखनी है बात, इनका जो संबंध है जरासंध का वो महाभारत से है। तो इन्हीं के जो पूर्वज थे उन्होंने ही सबसे पहले मगध साम्राज्य के अंदर सबसे प्राचीन वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और जो इसकी राजधानी थी वो राजधानी बताई गई है राजगृह। जी हाँ, गृह, ब्रजवी और राजगृह भी मगध साम्राज्य की राजधानी बताई गई हैं। और टाइम टू टाइम ये राजधानी चेंज होंगी, और किस तरीके से चेंज होंगी। और ध्यान करना, क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन मगध साम्राज्य से वहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है जहाँ राजधानी चेंज की गई है। वो राजा इंपॉर्टेंट होता है जिसने राजधानी को चेंज किया है। तो देखिए, प्राचीन वंश। जी हाँ, यदि प्राचीन वंश के बारे में जिक्र आता है कि मगध साम्राज्य के अंदर सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वंश बताया गया है कौन सा, हर्यक वंश। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश जो कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश बताया गया है। और इस वंश की जो हर्यक वंश है, इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो इसके संस्थापक होते हैं बिंबिसार। जी हाँ, ध्यान करना, एक बिंदुसार भी आगे आएगा, ये है बिंबिसार। तो नोट करना क्या लिखा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। उसके बाद देखिए, ये गद्दी पर बैठते हैं 544 ईसा पूर्व में बैठते हैं, ध्यान रखनी ये बात। और ध्यान करने, इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो बिंबिसार थे वो किस धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। उसके बाद इन्होंने किसकी स्थापना करी, राजगृह की स्थापना करी। देखना है, क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने, बिंबिसार ने किसकी स्थापना करी, राजगृह की स्थापना करी, और बाद में इस राजगृह को क्या बना दिया, मगध साम्राज्य की राजधानी बना दिया। तो इस तरीके से देखना है आपको। और ध्यान करना, जो अंग महाजनपद था, जी हाँ, अंग की राजधानी मैंने आपको बताई थी चंपा। जी हाँ, मैंने क्या बताया था, अंग की राजधानी चंपा। और इस अंग जो अंग था, जो अंग प्रदेश था या अंग महाजनपद कह लीजिए, इसको किसके अंदर मगध राज्य के अंदर किसने मिलाया था, तो वो मिलाया था किसने दोस्तों, बिंबिसार ने। तो इस तरीके से आपने देखा, तो ध्यान रखनी है। और ये इस शासक ने 52 वर्ष तक क्या करा था, इस शासक ने 52 वर्ष तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। और इसके बाद देखिए, इसके समकालीन एक वैद्य होता है जिसका नाम होता है जीवक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जीवक राजवैद्य होता है वो किसके समकालीन होता है, तो वो समकालीन होता है किसके, बिंबिसार के। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसने जितने भी इस पर प्रयास हुए मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए, इसने सभी जो हथकंडे थे वो अपनाए थे। तो इसने एक नीति अपनाई थी, इतिहास में बताया जाता है वैवाहिक नीति। जी हाँ, वैवाहिक जो संबंध थे उसको अपनाकर इसने अपने क्षेत्र का क्या करा था, विस्तार किया था। इसने
कई महिलाओं से इसने शादी करी और जो शादी में जो दहेज के रूप में इसको जो भूमि मिलती थी उससे इसके क्षेत्र का क्या हुआ, इस तरीके से विस्तार हुआ। तो ध्यान करना, वैवाहिक संबंध बनाकर इसने मगध साम्राज्य का क्या करा था, विस्तार किया था। तो देखिए इसने कौशल नरेश, जी हाँ कौशल नरेश महाकौशल से शादी करी थी। उसके साथ वैशाली के जो चेटक था, जो राजा चेटक था, उसकी पुत्री चिलना से इसने शादी करी थी। मद्र जो देश है जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, उसकी पुत्री थी क्षेमा, उससे भी इसने शादी करी और जो दहेज में जो भूमि मिली उससे इसने अपने क्षेत्र का क्या करा था, विस्तार करा था। तो देखिए बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। तो ध्यान करना, बिंबिसार का पुत्र कौन होता है, अजातशत्रु होता है। और आप सभी को ध्यान होगी, क्या ध्यान होगा आपको, जब मैंने बौद्ध धर्म करवाया था तो बौद्ध धर्म के अंदर मैंने संगतियां बताई थी और जो पहली संगति होती है, जी हाँ जो पहली संगति होती है वो किसके समकालीन होती है, अजातशत्रु के समकालीन होती है। तो मैंने वहां पर भी बताया, तो ध्यान करनी है बात बिल्कुल। अजातशत्रु जो कि अजातशत्रु का जो संबंध है किस वंश से होता है, हर्यक वंश से होता है। तो देखिए अजातशत्रु का उपनाम पूछा जाता है, क्या नाम होता है, कुनिक। जी हाँ अजातशत्रु का यदि कोई उपनाम पूछे तो क्या होगा, कुनुक होगा। और इन्होंने 32 वर्ष तक क्या करा, शासन करा। जी हाँ दोस्तों 32 वर्ष तक शासन करा। और एक बात और ध्यान करनी है, अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठता है तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। उसके बाद देखना है ये किस धर्म के अनुयायी होते हैं, जैन धर्म के। जी हाँ धर्म कब चेंज हुआ, तो पहले पिता थे बौद्ध धर्म के, अब बेटा किस में आया, जैन धर्म में। उसके बाद ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाती है और अजातशत्रु की भी मृत्यु करवा दी जाती है या मृत्यु हो जाती है। और उदयनी गद्दी पर बैठता है कब, 461 ईसा पूर्व के अंदर। और इनका संबंध भी किससे होता है, जैन धर्म के से होता है। और इसने किसकी स्थापना करी, पाटलीग्राम की। और दोस्तों जो उदयनी था इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, नागदशक। क्या था, नागदशक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हर्यक वंश के संस्थापक बता दिया है, क्या है, बिंबिसार। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। जी हाँ नागदशक। और ये एक ऐसा वंश होता है जिसके अंदर जो भी नया शासक आता है वो अपने पिता दादा जो भी उसके पूर्वज रहे उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ऐसा कौन सा वंश रहा है जिसके अंदर कि अपने पिता की मृत्यु कर गद्दी को अपनाया। तो ध्यान करना वो कौन सा वंश है, वो हर्यक वंश है। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, नागदशक होते हैं। और नागदशक के शासनकाल में एक शिशुनाग होता है और जो शिशुनाग है 412 को क्या कर देता है, नागदशक की हत्या कर देता है। और इस तरीके से किसका अंत होता है, हर्यक वंश का अंत होता है और एक नए वंश का क्या होता है, उदय होता है। तो दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए वंश के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।